एक असमाप्त कथा की श्रृंखला में आज सुनिए रमा सिंह की प्रश्कृत कहानी अपूर्व भोज का दूसरा भाग। प्रवीण खाना खाकर जब नौकर के साथ नीचे वाले गेस्ट रूम में सोने के लिए जाने लगा तो पद्मा अपने बेडरूम की तरफ जाते जाते उसे आश्वस्त कर गई थी, आराम से सो जाओ, कल तुम्हारे लिए कोशिश की जाएगी। जब पद्मा और द्वारिका बाबू सुबह की चाय पी रहे थे तो पद्मा ने प्रवीण को भी बुलाया। उन्होंने अपने पति से प्रवीण का परिचय कराया और जब उसके आने का कारण बतलाया तो पद्मा की बात पूरी होने के पहले ही द्वारिका बाबू बोल उठे, क्यों प्रवीण भाई, आपके गांव में लोग बेरोजगार ही पैदा होते हैं क्या? जब देखो छतरपुर का कोई न कोई आ टपकता है। वह रसाला विजय सुबह आ पहुंचा था कि उसकी पॉकेटमारी हो गई। उसे 500 रुपये चाहिए थे। वह सीआईडी विभाग में काम करता है और किसी जरूरी केस के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आया है। खैर 500 तो नहीं, उनकी आदरणीय पद्मा बहन ने 300 रुपये दिए थे। बाद में पता चला कि इनके मैके का वह होनहार युवक कहीं कुछ नौकरी वोकरी नहीं करता है। ऐसे ही रिश्तेदारों और परिचयों के यहाँ चकमा देकर कुछ न कुछ ऐंठ लेता है। पता नहीं प्रवीण को उनके इस वक्तव्य पर गुस्सा आया था या शर्मिंदगी हुई, लेकिन जब तक बैठा रहा अपनी आंखें नीचे ही किया रहा। पद्मा ने सुबह सुबह स्थिति को कटु होते देखा तो बात संभाल ली। प्रवीण, यह तुम्हारे रिश्ते के जीजा लगते हैं। विजय तो दोबारा इन्हें मिला नहीं था तो छतरपुर से आने वाले सबों को यह वाक्या सुनाकर अपनी खीज उतार लेते हैं। इनके कहे का बुरा नहीं मानना। प्रवीण अपनी उसी मुद्रा में चुपचाप चाय पीते हुए बैठा सोच गया। कुछ औरतें बड़ी अच्छी होती हैं, बीच में पकड़कर बातों की चोट को अपने ऊपर ही झेल लेती हैं। प्रवीण चाय खत्म कर नीचे फ्रेश होने जा रहा था कि सीढ़ियों पर उसके कान से द्वारिका बाबू के शब्द टकराए, यह लड़का तो एबनॉर्मल लगता है, तुम इसकी नौकरी के लिए कोशिश करने को कहती हो। प्रवीण पद्मा के जवाब को सुनने की प्रतीक्षा सा करता सीढ़ी पर ठिठक गया। तुम्हें तो छतरपुर से आया हर आदमी पागल ही दिखता है। रात में तो वह भला चंगा दिख रहा था, कपड़े भी ढंग के ही पहने हुए था और बातें युक्ति संगत और तर्क वितर्क से कर रहा था। अभी तुम्हें देखकर नर्वस हो गया होगा। तुम बातें भी कुछ ऐसी ही शुरू करते हो कि कोई भी घबरा जाए। पद्मा की बातों से उपजी तसल्ली और भरोसे से भरकर वह नीचे उतर गया। जब द्वारिका बाबू ने नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी तो पद्मा ने खुद इधर उधर कुछ खास लोगों को फ़ोन से रिक्वेस्ट किया, लेकिन हर जगह नकारात्मक जवाब ही आया। उन्होंने हार कर दुर्गापुर अपने देवर को ट्रंक कॉल बुक किया और प्रवीण को नीचे से बुला लिया ताकि सर्टिफिकेट वगैरह की बात करनी हो तो वह उससे पूछकर आवश्यक सूचना दे सके। अपने देवर को पद्मा से पुत्रवत स्नेह ही नहीं दिया था, बल्कि पढ़ाया लिखाया भी था और आज दुर्गापुर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में पद स्थापित है। ऐसे कई मौके आए जब देवर ने उनका काम कर उन्हें धर्म संकट से उबार लिया है। प्रवीण ऊपर आकर कुर्सी पर नहीं कोने में रखे एक बेंच पर बैठ गया। द्वारिका बाबू की बातें याद आई तो उसने प्रवीण को गौर से देखा। गंदा सा पैजामा और मुचड़ा हुआ शर्ट पहने हुए था वह। आंखें नीचे किए बैठा था जैसे अर्धनिंद्रा में हो। पद्मा को लगा वह तो वाकई रात से बिल्कुल भिन्न व्यक्ति लग रहा है। उसने अपनी झुंझलाहट को यथासंभव संयत कर रखते हुए कहा, तुम ऐसा मातमी और डल सा चेहरा मोहरा बनाकर कोने में क्यों बैठे हो? रात तो तुम बहुत अच्छे भले से थे। क्या सोचते हो कि तुम्हारा यह मातमी चेहरा दया उपजाने में सफल हो जाएगा? लेकिन इफ़ेक्ट उल्टा हो रहा है। तुम्हारी ऐसी रोनी सूरत देखकर तो मुझे नौकरी के लिए सिफारिश करने की हिम्मत नहीं हो रही है। लोगों को नौकरी में रखने के लिए स्मार्ट और एक्टिव आदमी चाहिए। शायद पद्मा उसे कुछ देर और समझाती, लेकिन दुर्गापुर का ट्रंक कॉल का लाइन मिल गया।
और उधर से उसकी देवरानी की आवाज़ थी, कौन मंजू? खुश रहो, अच्छी तो हो? क्या कहा, परसों विवेक बेटे का बर्थडे है, लेकिन मैं तो आ नहीं रही हूँ। देवरानी ने शायद उधर से फ्रूट केक की फरमाइश की थी बर्थडे के लिए। संयोग तो अच्छा है, मैं एक आदमी भेजना चाह रही हूँ, उसी के हाथ काजू की बर्फ़ी और केक भेज दूँगी। वैसे आजकल केन फ्रूट्स यहाँ के बाज़ार में आ नहीं रहे हैं। यदि मिल रहे होते तो मैं फ्रूट केक भेज दूँगी, नहीं तो चॉकलेट केक। नहीं, केक पर आइसिंग करके भेजना तो ठीक नहीं रहेगा, वह तुम खुद कर लेना। हाँ, विवेक को मेरी तरफ से विश ज़रूर कर देना। अगले महीने मैं आ रही हूँ तो उसका गिफ्ट लेती आऊँगी। ज़रा देवर जी को फ़ोन दो, ज़रूरी बातें करनी है। पद्मा 3 मिनट का एक्सटेंशन लेकर बातें करती रही और प्रवीण की नौकरी के संबंध में। ट्रंकॉल लंबा होने से द्वारिका बाबू के चेहरे पर खिन्नता थी, जिसे नज़रअंदाज करते हुए पद्मा ने प्रसन्न मुद्रा में प्रवीण की ओर मुखातिब होकर कहा, तुम भाग्यशाली हो, ऐन मौके पर आए हो। कल से पुलिस कांस्टेबल की बहाली है। उन्होंने कहा है तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तैयार होकर बाजार जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, यहाँ का बाजार भी देख लेना। बाजार से आकर ही केक बना पाऊंगी, तुम 2 बजे बस पकड़ लेना। प्रवीण ने जब आंखें ऊपर उठाई, जी बस तो दुर्गापुर रात में पहुँचाएगी, वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाएगी। मैं रात में बहन के पास झरिया में रुक जाऊँगा और कल सुबह की बस से दुर्गापुर चले जाऊँगा, तो ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रास्ते में बहन से भेंट भी हो जाएगी और बहाली के लिए टेस्ट भी परसों 11 बजे के बाद ही होना है। प्रवीण का मन हल्का लग रहा था। वह उल्लसित कदमों से नीचे तैयार होने चला गया। पद्मा भी जल्दी जल्दी घर के छोटे मोटे कामों से निपटने लगी। पद्मा ने 1 बजे तक बड़े से कार्टून में काजू की बर्फ़ी और केक पैक कर दिया और देवर का नाम, पता, ठिकाना सब कुछ समझा दिया। एक चिट्ठी भी दे दी। जाते जाते राह खर्च के लिए जब पूछा तो प्रवीण की आंख में कृतज्ञता के छलछलाए आंसुओं को छिपाते हुए जल्दी में, राह खर्च के लिए मेरे पास रुपए हैं, कहता हुआ पद्मा के चरण स्पर्श किए और रिक्शा में बैठ गया। झरिया के लिए 3 बजे बस मिली थी। बहन के घर पहुँचते पहुँचते रात हो आई थी। अचानक प्रवीण को देखकर दीदी, जीजा, बच्चे सभी चहक उठे। चहकने की बात यह भी थी कि बहन का बड़ा बेटा सेंट्रल बोर्ड की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास हुआ था। प्रवीण ने यह खुशखबरी सुनी तो खुश होते हुए बोला, मेरी यह नौकरी लग गई तो मैं तुम्हें रिस्ट वॉच खरीद दूंगा। भगिना ने उत्साहित होते हुए पूछा, आपकी नौकरी कब तक लगेगी? बस लग गई समझो, कहते हुए वह बहन की छोटी बेटी को गोद में उठाकर प्यार करने लगा। प्रवीण ने अपना सामान चारपाई के नीचे रखा और खाना खाने के बाद चारपाई पर पसर गया। बहन चौका बर्तन संभाल कर प्रवीण के पास आकर बैठ गई। घर के सभी लोग सो गए थे और ये दोनों भाई बहन अपने घर आंगन की बातें कर रहे थे। भाई जानबूझकर गांव की खुशखबरी वाली बातें ही बहन को सुना रहा था ताकि वह किसी भी प्रसंग में चिंतित और दुखी न हो। बहन थी कि गांव ज्वार की बातें अनसुनी कर बस सुबह से शाम तक की अपनी माँ के घर आंगन की दिनचर्या जानना चाह रही थी। बात जब छोटे भाई पर आई तो छोटे भैया भी नौकरी पर हैं और मज़े में हैं, कहते हुए थकान का बहाना कर जब प्रवीण सोने का उपक्रम करने लगा तो हारकर बहन भी बत्ती बुझाकर सोने चली गई। सुबह जब प्रवीण की नींद खुली तो काफ़ी समय हो गया था। कुहासे के समय का अंदाज़ा ही नहीं रहा था। ठंड भी थी। वैसे यह ठंडक तो कोई खास पड़ती नहीं और कुहासे का तो नाम ही नहीं होता है, लेकिन एक दिन पहले हुई बारिश के कारण अचानक के इस कुहासे और ठंड से यह शहर अचकचा गया था। प्रवीण ने जल्दी जल्दी तैयार होकर 1 कप चाय भर पी और बदहवाशी में बस पकड़ने चला गया। घर से बस स्टैंड दूर था। जब बस स्टैंड करीब आने लगा
तो उसे याद आया वह पद्मा बहन का दिया मिठाई का कार्टन तो वहीं चारपाई के नीचे छोड़ आया है। उसे अपने आप पर खीज होने लगी। द्वारिका बाबू ठीक ही कह रहे थे, मैं असंतुलित दिमाग का आदमी हूँ। उसने रिक्शा वापस मोड़ने को कहा। वह रिक्शा से जल्दी जल्दी उतरा और बाहर के बरामदे से होकर भीतर जाने ही वाला था कि ठिठक कर रुक गया। मिठाई और केक का डब्बा खोलकर सभी खा रहे थे। बहन का बीच वाला बेटा केक का बड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खाते हुए पूछ रहा था, मम्मी यह कौन सी मिठाई है? मैंने कभी नहीं खाई थी। मुंह में रखते हुए एक साथ कई लेमन जूस का स्वाद भर जाता है। बहन हंसते हुए बता रही थी, यह मिठाई नहीं केक है पगले। तुमने एक बार पहले भी तो खाया था, जब तुम्हारे पापा जी के दोस्त एडवर्ड अंकल बड़े दिन के त्योहार पर ढेर सारे बिस्किट और केक ले आए थे। जीजा जी काजू की बर्फ़ी खाते हुए कह रहे थे, यह काजू की बर्फ़ी तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। प्रवीण भी बड़ा शर्मीला लड़का है, चुपचाप मिठाई का डब्बा रखकर चला गया। इस पर बहन ने उल्लसित होते हुए कहा, कभी कुछ लाया नहीं था ना, सो कहने में शर्मा गया होगा। केशव ने लगता है अच्छी नौकरी पकड़ ली है, सो ढेर सारी मिठाई भेज दी। पद्मा बहन की मिठाई और केक का उल्लास से भरा अपूर्व भोज हो रहा था, जिसे महसूसते हुए प्रवीण चुपचाप अपनी आहट संभाले बरामदे से ही बाहर निकल आया। सड़क पर चलते हुए उसने पॉकेट में हाथ डाला। छतरपुर लौटने भर के टिकट के पैसे से कुछ ही ज़्यादा पैसे उसके पास थे। पैसे होते भी तो वह कई तरह के लेमन जूस का एक साथ स्वाद देने वाला केक भला कहाँ से खरीद पाता। फिर काजू की बर्फी के ही तो पद्मा बहन ने 130 रुपए दुकानदार को दिए थे। उसका एक मन हुआ बिना मिठाई के डब्बे के ही वह दुर्गापुर चला जाए, कह देगा कि बस में ही डब्बा छूट गया। फिर द्वारिका बाबू के भर्त्सना वाले वाक्य गूंजने लगे, रिश्तेदारों के यहाँ चकमा देकर कुछ न कुछ ऐठ ले जाते हैं। उसने रिक्शे वाले को स्टेशन की ओर चलने को कहा। उसका मन यह सोचकर शांत हो गया कि द्वारिका बाबू पद्मा बहन को विश्वास दिला ही देंगे। मैंने तुमसे उसी वक्त कहा था यह बच्चा एबनॉर्मल है, और वह एबनॉर्मल ही निकला। मिठाई भी कहीं छोड़ दी और नौकरी के लिए दुर्गापुर भी नहीं गया, वापस चला गया होगा। प्रवीण के होठों पर विद्रुप्त हंसी आ गई। वह बड़बड़ाया, एबनॉर्मल दिमाग का ही सही, बेईमान तो नहीं समझेंगे ना। स्टेशन आ गया था। ठंड अभी भी थी। दीवारों से सटे एक फटे चिटे टाट के टुकड़े में कई कुत्ते के पिल्ले एक दूसरे पर चढ़ते गिरते ठंड से बचने के लिए गर्म स्पर्श की तलाश में कू कू कर रहे थे। उनकी तरफ एक टक देखते हुए प्रवीण ने टिकट घर की खिड़की पर पैसे बढ़ाते हुए कहा, छतरपुर के लिए एक टिकट। अभी आप सुन रहे थे अपूर्व भोज का दूसरा भाग।